सारण जीत पाएंगी रोहिणी, चुनौतियां कम नहीं। लड़ाई परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच, सीएम योगी ने पीलीभीत से भरी हुंकार। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं, जयराम रमेश ने भाजपा पर किया हमला। जब चीन का हमला हुआ तो लड़ने की जगह नेहरू ने असम को कह दिया था बाय बाय। प्रशांत किशोर ने दी राहुल गांधी को सलाह, भड़की कांग्रेस, जाने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। बिहार की सारण लोकसभा सीट से हॉट सीट में बदल गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और रोहिणी आचार्य की प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि कार्य सीट से जहां पर लालू यादव पहली बार सांसद बने थे, फिलहाल ये सीट भाजपा के पास है। रोहिणी के सामने अपने पिता का गढ़ रही इस सीट को जीतने की बड़ी चुनौती है। इसलिए चुनौती है क्योंकि फिलहाल इस सीट से भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद हैं। पिछले 2 आम चुनाव में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी और इस बार भी उनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। साल के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद इस सीट से ही चुनकर पहली बार संसद पहुंचे थे। तब इस सीट को छपरा लोकसभा कहा जाता था। लालू भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। साल 2004 में लालू यादव ने भाजपा के राजीव को यहां से हराया था। साल 2008 में इस सीट का नामकरण कर दिया गया था। इसके बाद 2009 में चुनाव में भी लालू ने यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद मोदी लहर में लालू की ये हार कमजोर हुई थी। इस बार बेटी रोहिणी को उतारकर लालू ने एक बार फिर से इस सीट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। रोहिणी आचार्य की इस दूसरे नंबर पर हैं। रोहिणी का नाम चर्चा में करीब 1.5 साल पहले आया था, जब उन्होंने लालू यादव को अपने किडनी डोनेट करी थी। उनकी शादी 24 मई 2002 को आईटी सेक्टर में काम करने वाले समरेश सिंह से हुई थी, जो कि सिंगापुर में जॉब करते हैं। शादी के बाद रोहिणी भी सिंगापुर चली गई थी। देश के बाहर जाने के बाद भी सोशल मीडिया पर वो अक्सर सरकार को निशाने पर लेती रहती हैं। माना जा रहा है कि चुनाव में लालू यादव की बेटी होने का उन्हें काफ़ी फायदा मिल सकता है। देखना रोचक होगा कि रोहिणी इस सीट को वापस राजद के खाते में मिला पाएंगी या फिर जीत की हैट्रिक लगाएंगे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में राजद ने यहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन भाजपा के केजरीवाल प्रताप रूढ़ी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में रूढ़ी को 3,55,120 वोट मिले थे, जबकि राबड़ी के खाते में 3,14,170 वोट आए थे। इसके बाद 2009 में और उस चुनाव में राजद ने लालू केस में इसमें रूढ़ी ने 4,99,362 वोट पाए थे, जबकि चंद्रिका ने 3,60,913 वोट पर ही सिमट कर रह गए थे। अब देखना ये है कि रोहिणी दर्शन ये कैसे करता है। पहले दोनों लोकसभा चुनाव जीतने वाले राजीव प्रताप और लालू की तरह ही पहली चुनाव में उन्होंने राजद के साथ लालू प्रसाद यादव को हराकर जीत हासिल करी थी। इसके बाद 1999 के चुनाव में उन्होंने यहां से जीत मिली थी।
भाई धरती में किसी के बेटी को आशीर्वाद रहता है, और लेकिन उसमें एक ही क्लॉज है, ये चुनाव है। तो चुनाव में जनता क्या तय करेगी वही फाइनल है। इसलिए बार बार आप लोग एक ही सवाल पूछते हैं, तो बेटी को तो आशीर्वाद हमेशा रहेगा। बेटी प्यारी नहीं होती है, बहुत प्यारी होती है। उसको घर में सजा के रखना होता है, अच्छा से शादी करना होता है, उसके स्वास्थ्य का ख्याल करना होता है, बेटियों को पढ़ाना होता है, बेटियों के परिवार को बढ़ाना होता है, बेटियों को राष्ट्र सेवा में लगाना होता है, कि धूप में गर्मी में दौड़ाना होता है। अच्छा, दरकार है जी कि बेटियों को भी मैंने आप नहीं बोला, आप मत। इसलिए बाल बच्चा के बढ़िया से पाल पोड़ के, अभी धूप में कहाँ आप उनके पिताजी से लड़े, उनके माँ से लड़े, क्या इस बार? भाई कायदे से तो उनके पिताजी को हमसे लड़ना चाहिए। इतने बड़े राजा हैं, उनकी माँ इतने बड़े, बिहार के दो एक परिवार में 2 मुख्यमंत्री तो भारत में कहीं नहीं हुआ, उनके पुत्र हैं। तो इस तरह से राजनीति का स्तर इस तरह से करना, पता नहीं कहाँ जनता तय करेगी। और देखिए अब जो है सब लोग भगवान के शरण में, भगवान राम चारों तरफ। और जब से देश के प्रधानमंत्री भगवान को अयोध्या में ले आए हैं, तो सब लोग को भगवान राम के शरण में जाना होगा। और ये भगवान तय करेंगे और जनता तय करेगी कि आशीर्वाद किसको मिलेगा, वो हम लोग नहीं कर सकते। ये सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरते दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है, और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। पीलीभीत शहर के सनातन में बिहारी राम इंटर कॉलेज में मैदान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों ने और योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और जनता को संबोधन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये चुनाव एक और परिवारवाद पार्टी की तरह है, तो दूसरी ओर राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास और सबका साथ सबका विश्वास है। परिवारवाद सत्ता में आएगा तो माफिया राज जलाएंगे, दंगा और कर्फ्यू लगाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि दूसरी ओर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार में 3 साल के भीतर ही विश्व में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। भारत के विकसित राष्ट्र बनने का सपना साकार होगा। मंगलवार को शहर के सनातन धर्म बाकी बिहारी इंटर कॉलेज में के मैदान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में और इसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सीधे अंदाज में कहा कि 2014 से पहले और बाद की तस्वीर बिल्कुल अलग है। सीएम योगी बोले कि हमारी पीढ़ी ने बदलते भारत को देखा है। पहले विश्वास, अराजकता, देश के बारे में सोच का अभाव था। राजनीतिक दलों के लोगों में विश्वास नहीं करना उचित था। दुनिया के देशों में भारत का सम्मान नहीं रह गया था। किसान आत्महत्या कर रहे थे, युवा पलायन करने को विवश थे। दंगा और कर्फ्यू उत्तर प्रदेश की पहचान बन गया था। समाज में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। हम सब की आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। बहनों और भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। ये बदलता हुआ भारत
बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत में कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था, कभी वह अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। लेकिन बाल दिवस कोई और ही दिवस मनाया जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवासियों को देकर के भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार साहबजादों के प्रति और उन अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज पूरे देश के अंदर हर जगह हर ओर यह आयोजन होता आ रहा है। हमारा ये पीलीभीत, जहां अपनी कृषि के लिए जाना जाता है, वहीं अपनी अद्भुत कला के लिए भी जाना जाता है। कृषि में गन्ना किसान यहां की मिठास को न केवल प्रदेश और देश में बल्कि दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। और बताते हुए यह भी प्रसन्नता है बहनों और भाइयों कि मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव हो पाया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान अब समय पे हो पा रहा है। अन्यथा कई वर्ष लगते थे और गन्ना किसान देखता रह जाता था। आज यहां पे सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। आज यहां पर आजीविका है तो आस्था को सम्मान भी है। कोई सोचता था अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा? बहनों और भाइयों, अगर ये हो पाया है तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वर्तमान पीढ़ी इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ते हुए देख रही है। आज के इस अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए विकसित भारत की संकल्पना को साकार, हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। जयराम रमेश ने भाजपा पर किया हमला। ANI नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले ही बाजी गर्म हो रखी। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला जारी हो रखा है और बयानबाजी भी जारी है। राम मंदिर को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को भाजपा पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस सदस्य भगवान राम के उपासक हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को इस साल जनवरी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार करने के पार्टी के फैसले का बचाव करके ये कहा कि ये एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए राजनीति का कार्यक्रम था। एक इंटरव्यू में कांग्रेस में और भाजपा पर धर्म की राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति को भी चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा
कि वो राम के व्यापारी हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा से राम के पुजारी हैं। जयराम रमेश ने कहा, बात कर रहे हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आप लोगों ने न्योता ठुकरा दिया और मैंने बार-बार जो लोगों ने ये बात कही उनको पार्टी से बिल्कुल गलत है। मैंने इस बात का बार-बार खंडन किया हूं। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। और मैं आज कह दूं, संयोग से आज मेरा जन्मदिन है। मेरे 2 नाम है, जयराम उसमें राम है, दूसरा नाम रमेश उसमें भी राम है। तो हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता। ये भक्ति है, आस्था है। मेरे कमरे देखिए, राम ही राम है। यहां पीछे देखिए क्या है, ये देखिए, यहां देखिए रामचरितमानस, ये देखिए। पर मैं खड़े होकर नहीं कहता हूं मैं रामचरितमानस जानता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं। ये आस्था है, ये निजी मामला है। ये राजनीतिकरण करना धर्म का, ये धर्म को घटाता है, राजनीति को भी घटाता है। तो इसीलिए हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि हम भाजपा की तरह राम के व्यापारी नहीं हैं, लेकिन पुजारी हैं। उन्होंने अपने फैसले का भी समर्थन किया है कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था और उन्हें निमंत्रण भेजा गया था, तो पार्टी ने सम्मानपूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने अपने नाम का जिक्र करते हुए भी कहा कि उनके नाम में भी राम है। जब चीन का हमला हुआ था तो लड़ने की जगह नेहरू ने कह दिया था कि बाय बाय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर बड़ा दावा किया है। मंगलवार को नॉर्थ ईस्टर्न लखीमपुर में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जहां पर चीन का हमला हुआ था तो लड़ने की जगह प्रवचन दिया जा रहा था और बाय बाय भी कह दिया था। उन्होंने असम को छोड़ दिया था। आज असम की जनता ये भूल नहीं सकती। अमित शाह के अनुसार परिवर्तन क्या है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार इस भूमि पर भी कब्जा कोई नहीं कर सकता। अरुणाचल प्रदेश और असम में इस घटना को कोई नहीं भूल सकता। डोकलाम में नरेंद्र मोदी के संयम में थोड़ी हिम्मत की गई थी और 45 दिन तक रोक कर रखा गया था और पीएम नरेंद्र मोदी ने वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अमित शाह को जिले में थाना से ये कहा गया कि उन्होंने वहां से केंद्रीय मंत्री को भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है और इस मुकाबले में संयुक्त विपक्षी मोर्चा असम के प्रत्याशी गोगोई और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। मौजूदा लोकसभा में सीट भाजपा के पास है। इस सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री रामेश्वरम तेली को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। असम के लखीमपुर से बीजेपी
ने मौजूदा सांसद प्रदान बरुआ को टिकट दिया है। फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिन्होंने आसाम को शांत, समृद्ध, विकसित, शिक्षित बनाने का संकल्प किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई भावेश कलिता जी, कैप्टन अभिमन्यु चौधरी जी, डॉक्टर रानेज पेंगू जी, मानव डेका जी, नबा कुमार डोले जी, भुवन पेगू जी, फणीधर बोरुआ जी, हमारे राज्यसभा सांसद कलिता जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे लखीमपुर के भाजपा के प्रत्याशी, आगे आओ भाई, प्रधान बरुआ जी के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। और आज लखीमपुर की रैली में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज गुड़ी पड़वा का पर्व है। जैसे आप लोग बिहू उत्साह से मनाते हो, पश्चिम भारत में और देश भर में गुड़ी पड़वा को नव वर्ष मानते हैं। मैं आज समग्र देश को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और देता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी, टूसू देवी, भगवान महादेव को शीश झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज आसाम की भूमि पर आया हूं। मां कामाख्या का आशीर्वाद समग्र देश पर होता है, मगर मां ने अपनी रहने की जगह तो आसाम के पर्वत पर ही तय की है। नीलांगन पर्वत पर बैठी हुई मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, 19 तारीख को आप सभी को तय करना है कि आने वाले 5 साल के लिए आपका मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा, देश में किस पार्टी की सरकार होगी और देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रशांत किशोर ने दी राहुल गांधी को सलाह, भड़की कांग्रेस, जाने क्या कहा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की तारीख अब बेहद नज़दीक है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसी बीच कांग्रेस खासकर राहुल गांधी को लेकर चुनावी रणनीति का प्रशांत कार की ओर से दिया गया एक सुझाव पार्टी को रास नहीं आया है। किशोर ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि यदि सबसे पुरानी पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में मनमाफिक रिजल्ट हासिल नहीं होता है तो पीछे हटने पर विचार करना चाहिए। न्यू एजेंसी के मुताबिक राजनीतिकरण और शांति के शोर पर सुझाव पर कहा कि कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार को कहा है कि वो सलाहकारों की टिप्पणियों पर जवाब नहीं देती हैं और राजनीतिक लोगों के बारे में बातें ना करें। कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म
इन जस्ट स्टेपिंग, टेकिंग अ बैक स्टेप, भैया तुम चला के देख लो 5 साल। लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो, या सही या गलत उसको छोड़ दो। अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे, और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो। अगर किसी वजह से तीनों चुनाव में सफलता नहीं मिली, तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब। लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। वो अभी चेहरा है, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस चला वो रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले, लोग उनके जो समर्थक हैं उनको लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर न मिले तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संस्था है, या देश में जो उसके चाहने वाले जो समर्थक हैं, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक फॉर्मेशन से बड़े हैं। आप यू आर बिकमिंग द लीडर जस्ट बिकॉज ऑफ द सरनेम। तो किसी जमाने में शायद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वो आपके लिए एडवांटेज था कि आप राजा के लड़के हैं या किसी बड़े बाप के लड़के हैं, या यू आर कैरिंग ए सिग्निफिकेंट सरनेम। इन टुडेज टाइम इट्स अ लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी। क्योंकि जो सामान्य जनता है उसको लगता है कि भाई हमें तो चपरासी बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, हमें साधारण नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और आप आए, आप किसी के लड़के हैं इसलिए आप नेता बन गए। और आप पब्लिक के बिहेवियर को सेकंड करने की मैं जो बात कह रहा हूं, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैं आपको आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप देख लो जितने लोग इस तरह के आए हैं उनको सबको असफलता ही हाथ लगी है। पार्टियों का लीडर बन जाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं भाई, ये आए और राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेसियों ने नेता मान लिया, देश ने नेता नहीं माना। अखिलेश यादव, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, अखिलेश यादव सपा के नेता हैं, मुलायम सिंह जी के बाद वो नेता बन गए। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अखिलेश यादव के सपा के नेता बनने के बाद आज तक समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव लोकसभा या विधानसभा में जीत नहीं पाई है, ना विधानसभा ना लोकसभा। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।